अंग्रेजों ने भारत के दो नहीं कुल 565 टुकड़े करने की साजिश रची थी। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के जो अधिनियम बनाए थे, उनमें एक शर्त यह भी थी कि भारत में जितनी भी रियासतें हैं, वे भारत या पाकिस्तान के साथ मिल जाए या स्वतंत्र देश बन जाए। बंटवारे के समय देश के 565 रियासतें थी। अंग्रेज सबको उकसा रहे थे और जिन्ना उन रियासतों को पाकिस्तान में मिलने का लालच दे रहे थे। नाजुक मोड़ पर हिंदुस्तान खड़ा था और गांधी जी के सामने इम्तहान बहुत कड़ा था। अंग्रेज खुश थे, नेहरू विवश थे। तभी एक पर्दा गिरता है, दूसरा उठता है और भारत को बचाने के लिए लौह पुरुष निकलता है, जिसका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। जी नमस्कार, मैं श्याम सुंदर। इस एपिसोड में नमन है बारदोली के उस सरदार को जिसने नए भारत का निर्माण किया था। इस एपिसोड में उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी बातें विस्तार से जानेंगे, अतः अंत तक बने रहें। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को गुजरात के खेड़ा जिले के नादियाड गांव में उनके नानी के घर हुआ था। उनके पिता झावेर भाई पटेल करमसद के निवासी एक साधारण किसान और माता लाडबाई धार्मिक विचारों वाली एक साधारण महिला थी। बचपन से ही पटेल कड़ी मेहनत करते आए थे और परिश्रमी होने के नाते खेती में बचपन से ही अपने पिता की सहायता करते थे। 17 वर्ष की उम्र तक वल्लभ भाई पटेल पिता के साथ रहे, उनके साथ खेतों में जाते थे, महीने में 2 बार उपवास रखते थे तथा उन्होंने गांव के स्थानीय स्कूल में अपनी मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। आगे अध्ययन के लिए वल्लभ भाई नाडियाड अपने नानी के यहाँ चले गए, जहाँ उन्होंने 1897 ईस्वी में 22 वर्ष की उम्र में नाडियाड हाई स्कूल से अपनी मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके पहले ही सरदार पटेल का विवाह 18 साल की उम्र में जावेर बाई के साथ हो गया था और 2 संतानें, पुत्री मणिबेन जिनका जन्म 1904 ईस्वी में, पुत्र डाया भाई जिनका जन्म 1905 ईस्वी में हुआ। छात्र के रूप में वल्लभ भाई पटेल ही अपने लिए वकालत के व्यवसाय का मन बना चुके थे। चूंकि वह विश्वविद्यालय शिक्षा के व्यय को वहन नहीं कर सकते थे, अतः उन्होंने प्रारंभ में डिस्ट्रिक्ट प्लीडर बनने का निर्णय लिया। उन्होंने स्थानीय प्लीडर की परीक्षा शीघ्र ही उत्तीर्ण कर ली और जिला न्यायालय में प्लीडर के रूप में अपनी वकालत आरंभ कर दी। वर्ष 1908 ईस्वी के आखिरी दिनों में वल्लभ भाई की पत्नी बीमार पड़ गई और एक अपरिहार्य सर्जिकल ऑपरेशन के लिए उन्हें मुंबई ले जाना पड़ा। तथापि ऑपरेशन के पश्चात सन 1909 में उनकी मृत्यु हो गई। अपनी पत्नी की मृत्यु के समय श्री वल्लभ भाई की उम्र मात्र 33 वर्ष थी। वल्लभ भाई कानून की आगे की पढ़ाई करने के लिए 1910 ईस्वी में इंग्लैंड चले गए। मिडिल टेम्पल में उन्होंने रोमन लॉ परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। पुनः जून 1912 ईस्वी में अंतिम परीक्षा में वह प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, जिस पर उन्हें 50 पाउंड का पुरस्कार मिला। मिडिल टेम्पल में अपना अध्ययन सत्र पूरा करने के पश्चात वल्लभ भाई को नए बैरिस्टर पंजीकरण समारोह में सम्मानित किया गया और विशेष योग्यता सहित अपनी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए उनका नाम मेधावी छात्रों की तालिका में दर्ज किया गया। दिनांक 13 फरवरी 1913 को भारत पहुंचने पर वल्लभ भाई एक स्वतंत्र जीवन जीना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अहमदाबाद में बैरिस्टर के रूप में वकालत का पेशा चुना। वकील के रूप में भी वल्लभ भाई ने बड़ी निर्भीकता का परिचय दिया। वल्लभ भाई
1919 के अंत तक वकालत के व्यवसाय में सक्रिय रहे और इसके बाद वह सार्वजनिक जीवन में अधिकाधिक व्यस्त होते चले गए और गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। वल्लभ भाई को अहिंसा के अमोघ अस्त्र सत्याग्रह का पाठ किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं महात्मा गांधी ने ही पढ़ाया। गुजरात के खेड़ा जिले में भयंकर अकाल पड़ा, जहां भारी वर्षा होने के कारण किसान अपनी भूमि से 1 वर्ष तक कुछ भी प्राप्त नहीं कर सके और उनकी फसलें वर्षा में बह गई। ब्रिटिश सरकार, जिसका किसानों के प्रति रवैया बड़ा सख्त था, ने हमेशा की तरह किसानों की दुर्दशा के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई, बल्कि वह उन पर पड़ी विपत्ति के बावजूद उनसे हर हाल में राजस्व वसूलने चाहती थी। वल्लभ भाई ने इस कार्य में अपनी सेवाएं अर्पित की और गांधी जी के नेतृत्व में किसानों का एक आंदोलन शुरू किया, जिसने सत्याग्रह का रूप ले लिया। इसके अंतर्गत एक ओर तो उन्होंने कर देने से मना किया तथा दूसरी ओर अधिकारियों से किसानों की दुर्दशा पर विचार करने और उनकी संपत्ति को जब्त करके उन्हें परेशान न करने का अनुरोध किया। सत्ता के साथ लंबे अरसे तक संघर्ष करने के बाद अंततः यह अभियान सफल हुआ और खेड़ा जिले के कलेक्टर ने किसानों को तंग न करने और उन्हें राहत देने के गांधी जी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसके बाद ही वल्लभ भाई ने अपनी सारा ध्यान जनसेवा में लगाने का प्रण लिया और गांधी जी की सलाह पर अपने पश्चिमी शैली के कपड़ों का भी त्याग कर दिया। वर्ष 1927 में बारदौली में जमीन के लगान पर समय समय पर पुनर्निर्धारण करने के कारण संकट पैदा हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप मौजूदा दरों में 30% की मनमानी वृद्धि की गई। जमीन के लगान में भी की गई अचानक वृद्धि से किसानों को भारी आघात पहुंचा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था। वे वल्लभ भाई के पास पहुंचे। वल्लभ भाई बारदौली पहुंचे और सरकार के लगान वृद्धि के अन्यायपूर्ण निर्णय का शांतिपूर्ण ढंग से विरोध जारी रखने के लिए आधार तैयार किया और बारदौली के किसानों को अनुशासित तथा एकजुट रखकर सरकार पर दबाव बनाने में सफल रहे, जिससे सरकारी आदेशों को लागू करना एक कठिन काम बन गया। अतः बारदौली के कृषकों ने ही वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी, जो अस्थायी रूप से उनके साथ जुड़ गया। सरदार पटेल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कई बार जेल के अंदर बाहर हुए। हालांकि जिस चीज़ के लिए इतिहासकार हमेशा सरदार भाई पटेल के बारे में जानने के लिए इच्छुक रहते हैं, वह थी उनकी और जवाहरलाल नेहरू की प्रतिस्पर्धा। सब जानते हैं कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में सरदार पटेल ही गांधी जी के बाद दूसरे सबसे बड़े प्रबल दावेदार थे, किंतु मुस्लिमों के प्रति सरदार पटेल की हठधर्मिता की वजह से गांधी जी ने उनसे उनका नाम वापस दिलवा दिया। सन 1945-46 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए भी पटेल एक प्रमुख उम्मीदवार थे, लेकिन इस बार भी गांधी जी ने नेहरू प्रेम ने उन्हें अध्यक्ष नहीं बनने दिया। कई इतिहासकार यहाँ तक मानते हैं कि यदि सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनने दिया गया होता तो चीन और पाकिस्तान के युद्ध में भारत को पूर्ण विजय मिलती, परंतु गांधी जी के जग जाहिर नेहरू प्रेम ने उन्हें प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया। फिर भी भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में वल्लभ भाई पटेल ने अकेले ही अंग्रेजों की नकेल कस दी। उन्होंने 565 रियासतों में से 562 को बंटवारे के पहले ही भारत में मिला लिया। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर सिर्फ 3 रियासतें रह गई। आज़ादी बाद भी मनाने का दौर चलता रहा। तीनों रियासतों के राजा अपनी जीत पर अड़े रहे। सरदार पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। वे आंख दिखाने वालों को झुकाना सीखे थे, झुकना नहीं। साल 1948 में
जूनागढ़ और हैदराबाद का विलय हो गया, लेकिन इसके पहले 1947 में ही जम्मू कश्मीर का विलय हो चुका था। जम्मू कश्मीर के विलय की कहानी बड़ी दिलचस्प है। 24 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। महाराजा हरि सिंह को कश्मीर छिन जाने का डर सता रहा था। पाकिस्तान श्रीनगर तक चढ़ आया था और उसके बाद महाराजा हरि सिंह सरदार पटेल की शरण में आ गए। पटेल जी ने पहले अपनी शर्त मनवाकर कश्मीर को हिंदुस्तान में 26 अक्टूबर 1947 दिन रविवार को मिला लिया और भारतीय सेना पाकिस्तान को खदेड़ना शुरू कर दी। खदेड़ते हुए 2/3 खदेड़ चुके थे, मात्र 1/3 शेष बचा था। तभी तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी तरफ से ही युद्ध विराम की घोषणा कर दी, जिसकी आलोचना अभी तक होती रहती है और वह फैसला आज भी हिंदुस्तान के गले की हड्डी बना हुआ है। खदेड़ते हुए जहां तक पाकिस्तानी रह गए थे, उसके बाद के क्षेत्र को पीओके नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी के प्रति सरदार पटेल की अटूट श्रद्धा थी। गांधी जी हत्या के कुछ क्षण पहले निजी रूप से उनसे बात करने वाले पटेल अंतिम व्यक्ति थे। उन्होंने सुरक्षा में चूक को गृह मंत्री होने के नाते अपनी गलती माना। उनकी हत्या के सदमे में वे उबर नहीं पाए। गांधी जी की मृत्यु के 2 महीने के भीतर ही पटेल को दिल का दौरा पड़ा। जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी ब्राह्मण थे, जबकि सरदार पटेल गुजरात के कृषक समुदाय के ताल्लुक रखते थे। दोनों ही गांधी जी के निकट थे। नेहरू समाजवादी विचारों से प्रेरित थे। पटेल बिजनेस के प्रति नरम रुख रखने वाले खाटी हिंदू थे। नेहरू से उनके संबंध मधुर थे, लेकिन कई मामलों पर दोनों के मध्य मतभेद भी थी। कश्मीर के मसले पर दोनों के विचार भिन्न थे। कश्मीर मसले पर संयुक्त राष्ट्र को मध्यस्थ बनाने के सवाल पर पटेल ने नेहरू का कड़ा विरोध किया था। कश्मीर समस्या को सरदर्द मानते हुए वे भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय आधार पर मामले को निपटाना चाहते थे। इस मसले पर विदेशी हस्तक्षेप के वे खिलाफ थे। भारत के प्रधानमंत्री के चुनाव के 25 वर्ष बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने लिखा था, निसंदेह बेहतर होता यदि नेहरू को विदेश मंत्री तथा सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाया जाता। यदि पटेल कुछ और जीवित रहते तो वे प्रधानमंत्री के पद पर अवश्य पहुंचते, जिसके लिए संभवतः वे योग्य और पात्र भी थे। 15 दिसंबर 1950 की सुबह 3 बजे पटेल को दिल का दौरा पड़ा और वे बेहोश हो गए। 4 घंटों बाद उन्हें थोड़ा होश आया। उन्होंने पानी मांगा। मणि बेद ने उन्हें गंगा जल में शहद मिलाकर चम्मच से पिलाया। 15 दिसंबर 1950 को ही रात 9:37 पर सरदार पटेल ने आखिरी सांस ली। सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।